हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चुनौती हिमालय की चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और ये बहुत बड़ा चैप्टर भी है। कहाँ क्या है। आप लोगों को मैंने बहुत बार कहा है कि मैप को, इंडिया का मैप ड्रॉ करना सीखिए और उसमें सही से सारे स्टेट्स को, राज्य को दिखाना भी सीख लीजिए। आप लोगों ने सीख लिया होगा। अभी ये प्रश्न इसी तरह का है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य में है, हम सभी जानते हैं। पाठ्य पुस्तक में दिए गए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ है और तुम्हारा घर कहाँ है। तो इसे मैप में ढूंढिए। अनुमान लगाओ कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से लद्दाख पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहाँ किन किन जरियों से पहुँचा जा सकता है। अगर मैं असम में हूँ तो मैं यहाँ से लद्दाख पहुंचने में मुझे कम से कम, अगर ट्रेन से जाए तो 3 दिन, अगर वायुयान से जाए तो सेम डे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब में तुमने तिब्बती लोक कथा राख की रस्सी पढ़ी थी। पाठ्य पुस्तक में दिए गए नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। अब तिब्बत जो है वो इस जगह में होती है। लद्दाख मानचित्र में देखें, हमारा घर मानचित्र में देखें। हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से लद्दाख पहुँचने में 2-3 दिन लग सकते हैं। वहाँ रेल, बस तथा वायुयान द्वारा जा सकता है। अब वाद विवाद। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती है। हमें लेसन में पढ़ा है कि जो बर्फ से ढके हुए चट्टानी पहाड़े हैं वो उदास और बिल्कुल फीके लगते हैं। क्यों? क्योंकि बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की वजह वहाँ दूर दूर तक किसी का न होना हो सकता है। लोग इतनी बर्फीली जगह में, इतनी ठंडी जगह में कैसे रह सकते, इस वजह से हो सकती है। और इतनी ठंडी जगह में वनस्पति भी कम होती है, पेड़ पौधे भी कम लगते हैं। बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती है, यहाँ कब रौनक होती है? घर, बाजार, स्कूल और खेत में। घर, जब घर में सभी सदस्य बाहर चले जाते हैं तो घर उदास और फीका लगता है, लेकिन जब घर के सभी सदस्य घर में होते हैं तब घर में रौनक होती है। बाजार, जब बाजार बंद होने लगता है तो वह उदास और फीका लगता है, लेकिन जब बाजार में लोग खरीदारी करने आते हैं तो वहाँ रौनक होती है। स्कूल, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो स्कूल उदास हो जाता है और फीका भी लगने लगता है, लेकिन जब बच्चे स्कूल में आते हैं तो वहाँ रौनक और चहल पहल बनी होती है। खेत, जब खेत में फसल नहीं लहराती है तो खेत उदास और फीके लगते हैं, लेकिन जब यहाँ फसल लहराती है तब वहाँ रौनक हो जाती है। दूसरा प्रश्न, जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इस खतरनाक रास्तों पर चलने के लिए पर्याप्त सामान न था, लेकिन उनमें जोश भरपूर था जिसकी जरूरत दुर्गम यात्रा में पड़ती है। नेक्स्ट, तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कागज के टुकड़ों को एक साथ एक पेपर में पेस्ट करके कुछ आकार देते हैं, उसे कोलाज कहा जाता है। इसके लिए पहाड़ों से जुड़े विभिन्न तस्वीर इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नज़ारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज पर पहाड़ के आकार में चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा के एक दीवार पर भी बना सकते हो। तो कोलाज को इस तरह से बनाइए। दूसरा प्रश्न, अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हो जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हो या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हो। इस चित्र को जो बनाया है, इसमें अभी शब्दों का एक कोलाज बनाने के लिए कहा है। चित्र में कुछ लोग रस्सी आदि के सहारे पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। कुछ पहाड़ बिल्कुल पथरीले दिखाई दे रहे हैं तो कुछ बर्फ से ढके हुए। कई पहाड़ों पर तरह तरह के पेड़ भी उगे हुए हैं। कुछ पहाड़ बहुत ही ऊंचे हैं जिन पर चढ़ना अत्यंत मुश्किल है। ये पहाड़ दिखने में बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से आप अपने मन से भी लिख सकते हैं।
तुम्हारी समझ से। इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। आप लोगों ने अगर कभी कोई जर्नी की है उसके बारे में आप यहाँ लिखने के लिए आपको मौका दिया जा रहा है, तो आप ज़रूर लिखिए। मैं एक सैम्पल बताती हूँ। एक बार मैं अपने गांव गया था जो कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच कल्पा में है। मैं गांव जाने के लिए सुबह रेलगाड़ी में बैठ गया। आधा सफ़र तो सही कट गया, लेकिन जैसे गाड़ी शिमला पहुंची उसके आगे रास्ते बहुत ही खतरनाक हो गए। सड़कों के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देने लगे। रात के समय में यह पहाड़ और भी भयानक लग रहे थे। हमारी बस भी घुमावदार रास्तों से धीरे धीरे चल रही थी। दूसरे दिन शाम के समय हम अपने गांव पहुंचे। तब सूरज छिप रहा था। बर्फ से ढके पहाड़ सूरज के प्रकाश में सोने की तरह प्रतीत हो रहे थे। तो इसी तरह से आप अपनी कोई भी जर्नी लिखिए। दूसरा प्रश्न, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? उत्तर, जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफ़र अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का मार्ग और अधिक खतरनाक था। साथ ही उनके पास इन रास्तों पर जाने संबंधित सामान भी नहीं था। पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत होती है जो कि जवाहरलाल के पास नहीं थे। तीसरा प्रश्न, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से क्यों बंधे थे? उत्तर, जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे कि अगर वह कहीं पहाड़ पर से गिर जाए तो रस्सी का सहारे लटक जाएंगे। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? हाँ, पर्वतारोहण एक बहुत ही चुनौतीदायक काम होता है। उत्तर, कुछ लोग पर्वतारोहण मनोरंजन और शौक के लिए भी करते हैं। साथ ही आज पर्वतारोहण कुछ लोगों की जीविका का साधन भी बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कौन कौन से चुनौती भरे काम है जो तुम करना पसंद करोगे? उत्तर, हम निम्नलिखित चुनौती भरे काम करना पसंद करेंगे। विद्यालय में पढ़ाई में प्रथम आना। हाँ, प्रथम आने के लिए चुनौती स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप प्रथम आ सकते हैं। विभिन्न खेलों में पुरस्कार जीतना, तैराकी सीखना, कुछ अन्य भाषाओं का ज्ञान सिखाना, मुसीबत में लोगों की मदद करना। बोलते पहाड़, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव है। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य है, जैसे बिजली चली गई। चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में ऐसे वाक्य ढूंढो। तो सारी किताब में आपने ऐसे वाक्य बहुत सारे पढ़े थे, जैसे कि उन्होंने साड़ी की शिकने दुरुस्त की। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। गोलियों की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। फसल तैयार खड़ी थी। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते हैं। एक वर्णन ऐसा भी। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन किया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछले बार जब हम बेखबर सो रहे थे बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गोलों से बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉस हो। एक रात में ही जिसके बाल सन से सफ़ेद हो गए हैं। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ की ढकी पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती है। प्रश्न पहला, ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए वर्णन में क्या अंतर है? ऊपर दिए गए पहाड़ के वर्णन में पेड़ों का भी जिक्र है, लेकिन पाठ में उजाड़ चट्टानों का वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न, कई बार निर्जीव चीजों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए 2 उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे उदाहरण ढूंढो। बर्फ चुपचाप गिर रही थी,
जिसकी नंगी शाखों के रुई के मोटे मोटे गोलों सी चिपक गई थी। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ धूप सेकने के लिए अपना चेहरा बादलों से बाहर निकाल लेती थी। तो ये कंपेयर किया गया है दो पहाड़ी सीज़न का। तो ठीक है, आप सभी इससे हो ज़रूर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका एक बार लेसन भी रिवाइज हो जाता है। अगर आप लोगों ने लेसन नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलता है वहाँ से आप लेसन को पढ़ लीजिए, और मैंने सारांश भी डाला है, सारांश को भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।